नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका के ऑनलाइन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। और दोस्तों, आज हम अपनी तैयारी की श्रृंखला को और आगे बढ़ाते हुए बात करने जा रहे हैं पर्यावरण की। और जैसा कि हम पर्यावरण में अभी प्रेजेंट में बायोडाइवर्सिटी का चैप्टर कर रहे हैं, उसी चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट को हम आज आगे बढ़ा रहे हैं। और आज हम कुछ इंटरनेशनल समिट्स जो हुए हैं, कुछ और इन समिट्स का जो आउटकम है उनके बारे में हम बातें करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक, जो कि है क्या, बायोडाइवर्सिटी। और बायोडाइवर्सिटी में हमने कल हॉट स्पॉट किया था, उसके बाद थोड़ा सा हम हॉप स्पॉट क्या होता है वो देख लेते हैं, फिर हम कुछ आगे बढ़ेंगे और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में देखेंगे क्या होते हैं, ये किस तरीके से इनका जो काम होता है वो आगे बढ़ता है। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड से हम शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने हॉट स्पॉट देखा था कि हॉट स्पॉट क्या होता है कि किसी स्थान पर जब अधिक जैव विविधता होती है तो उसको हम हॉट स्पॉट कहते हैं। लेकिन इसमें यही चीज़ जब जलीय समुद्री क्षेत्र में होने लगे, जलीय क्षेत्र में होने लगे, मतलब यदि समुद्री क्षेत्र में अत्यधिक जैव विविधता हो क्षेत्र में, तो उसको हॉट स्पॉट बोलते हैं। ठीक है, समुद्री क्षेत्र में जैव विविधता अधिक हो अगर, तो जिस तरह से हॉट स्पॉट होता है उसी तरह से ये हॉट स्पॉट होता है। ठीक है, और 2009 में एक मिशन ब्लू स्टार्ट हुआ था। 2009 में एक मिशन ब्लू स्टार्ट हुआ था और उसी मिशन ब्लू के तहत इसको ये नाम दिया गया। उसी मिशन ब्लू के तहत इसको हॉट स्पॉट नाम दिया गया। जैसे हॉट स्पॉट था उसी तरीके से हॉट स्पॉट। ठीक है, तो ये हमारा हो गया हॉट स्पॉट और हॉट स्पॉट के बारे में एक बेसिक सी चीज़ें जो हमने जानी। अब हम थोड़ा सा जानते हैं, जैसे कुछ एक वर्ड हम अक्सर सुनते रहते हैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, विश्व विरासत स्थल के बारे में हम अक्सर सुनते रहते हैं। ठीक है, विश्व विरासत स्थल। तो अगर हम विश्व विरासत स्थल की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़ आती है माइंड में कि इसको घोषित कौन करता है, कौन कहता है कि हाँ ये विश्व विरासत स्थल है। तो इसका जवाब है यूनेस्को। इसका जवाब है यूनेस्को। यूनेस्को जो है वो घोषित करता है कि कौन सा स्थान विश्व विरासत स्थल होगा। अब ऐसे तो घोषित कर नहीं देगा, उसके लिए कुछ कंडीशन लगाएगा कि नहीं, कि ऐसे ही कोई कहे कि हाँ भैया हमारे यहाँ विश्व विरासत स्थल है, तुम इसको घोषित कर दो, तो कहेगा ठीक है भैया हम कर दे रहे हैं। तो ऐसा तो होगा नहीं, कुछ कंडीशंस होंगे। तो क्या होता है कि जब 2005 से पहले, 2005 से पहले इसके लिए 4 शर्तें हुआ करती थी। क्या होती थी? 4 शर्तें। बट लेटर ऑन क्या किया गया कि सिर्फ एक शर्त लगा दी गई। ठीक है, सिर्फ एक शर्त लगा दी गई। और एक शर्त क्या होनी चाहिए अब, कि वो उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य का होना चाहिए। उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य का होना चाहिए। अब सिर्फ एक कंडीशन है, लेकिन इसके अंदर कुछ सब कंडीशंस भी लगाई गई हैं। आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू क्या होना चाहिए, आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू। लेकिन इसके अंदर 10 सब क्राइटेरिया लगा दिए गए हैं, 10 सब क्राइटेरिया हैं। ठीक है, और इनमें से अगर एक भी मिलता है, ठीक है, इन 10 में से अगर एक भी मिला, ये नहीं कि 10 मिले, ऐसा नहीं, 10 में से एक भी अगर मिल गया तो उसको हम यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में नाम ले लेते हैं। यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट वो उसको घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको घोषित किया जाता है। अगर हम जैसे कि इसकी बात करें कि इसमें क्या खासियत होनी चाहिए, तो कुछ खासियत जैसे मेन जो 3 पॉइंट्स हैं इसके की खासियत जो होनी चाहिए, एक तो ये मानव की रचनात्मकता का मास्टरपीस होना चाहिए। मानव की रचनात्मकता का मास्टरपीस हो, मानव की रचनात्मकता का मास्टरपीस होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद दूसरा ये होना चाहिए कि किसी प्रकार की अपवादित घटना वहाँ होनी चाहिए। किसी प्रकार की एक्सेप्शनल घटनाएं वहाँ पे होनी चाहिए, किसी प्रकार की
अपवादित घटना वहाँ पे होनी चाहिए। एक्सेप्शनल केसेस वहाँ पे कुछ ऐसे हों, घटना हो, ठीक है। और तीसरा, वो कोई ऐसी घटना हो जिसको एक्सप्लेन ना किया जा सके, जैसे अलौकिक घटना कोई हो जिसको एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल हो। तो इस तरीके की कोई स्थान अगर होते हैं तो उनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित करता है, ठीक है। ऐसे भारत में भी कई स्थान हैं, भारत में ऐसे कई स्थल हैं। अगर हम उसके एग्जाम्पल जैसे कि लेना चाहें तो जैसे हमारा उत्तराखंड में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान हमारा उत्तराखंड में है। और राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। हमारा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो असम में पड़ता है वो है, काजीरंगा नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क। ये हमारा नंदा देवी कहाँ उत्तराखंड में पड़ता था, ये राजस्थान में पड़ता है। ये हमारा कहाँ पड़ता है, ये हमारा असम में पड़ता है। असम में ही एक और है, मानस भी है, वो भी इसी में आता है। साथ में सुंदरबन के जो क्षेत्र हैं वो आते हैं इसमें। और हमारा जो वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट हो गया, हिमालय का क्षेत्र हो गया, हिमालय का राष्ट्रीय उद्यान जो हो गया, ये सारे हमारे जो क्षेत्र हैं जो हम महान हिमालय में बेसिकली जो पड़ते हैं, वो सारे क्षेत्र हमारे प्राकृतिक जो हमारे विरासत स्थल हैं, विश्व विरासत स्थल में आते हैं वो, ठीक है। तो अब हम आते हैं कुछ और चीज़ें देखते हैं। ये तो हमारा हो गया वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के विषय में। इसके बाद में हम जो बात करने जा रहे हैं अब हम, वो बात होगी रेड डाटा बुक की। किसके विषय में होगी? रेड डाटा बुक की, ठीक है। अब सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि इसमें क्या है, क्या होता है, इसमें क्या होता है, कौन इशू करता है, कौन इशू करता है, कब करता है, कब करता है, तो और कैसे करता है, ये सारे क्वेश्चंस के हम आंसर देखते हैं। तो जहाँ तक बात होती है कौन करता है, तो इसका जवाब है IUCN, इसका जवाब है IUCN करता है, ठीक है। और पहली बार इसने रेड डाटा बुक का जो प्रकाशन किया था वो 1975 में किया था। कब किया था? 1975 में किया था, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, जीवों का वर्गीकरण होता है, जीवों का वर्गीकरण किया जाता है, ठीक है। अब कैसे वर्गीकरण किया जाता है? इनको 9 वर्गों में बांटा जाता है, 9 वर्गों में बांटा जाता है। और इसमें ऐसे स्पीसीज रखे जाते हैं कि जैसे क्या तो वो क्रिटिकली डेंजर्ड हैं या फिर उनकी क्या कंडीशन है कि डेंजर्ड नहीं है। जैसे कुछ विलुप्त होने वाले प्रजाति होते हैं, कुछ विलुप्त हो चुके प्रजाति होते हैं। तो इन मतलब यही क्या हुआ कि क्या होता है, ये ऐसे प्रजाति जो विलुप्त हो चुके हैं या विलुप्त होने की कगार पे हैं या फिर उनकी स्थिति अच्छी है अभी, तो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं उसको इसमें पूरा नोट किया जाता है। तो जैसे अगर हम कहें कि जो सबसे अधिक संकटग्रस्त प्रजातियां होती हैं, जो सबसे अधिक अत्यधिक संकटग्रस्त प्रजाति होती है, जो सबसे अधिक संकटग्रस्त प्रजाति होती है, उसको जो हम रखते हैं उनके लिए गुलाबी पन्नों में छापा जाता है, उनको पिंक कलर के पन्नों में उन्हें छापा जाता है। मतलब जो बुक का कलर होता है, पेपर्स जो जिस पे वो प्रिंटेड होते हैं उनके कलर बदल दिए जाते हैं। तो अगर उसको पिंक कलर में छापा गया है तो इसका मतलब है कि वो बहुत ही ज़्यादा खतरे में है। और यही अगर ग्रीन हो गया तो ग्रीन तो सिग्नल किसका होता है कि खतरा नहीं है। तो अगर ग्रीन कलर में छापा जाए तो मतलब प्रजाति खतरे के बाहर है, प्रजाति खतरे के बाहर है, ठीक है। तो ऐसे ही जो वर्गीकरण मेन है उनको हम देखते हैं, थोड़ा सा हम इस वर्गीकरण को थोड़ा सा देखते हैं। एक तो होती है हमारी कैटेगरी विलुप्त प्रजातियों की, एक होती है हमारी कैटेगरी किसकी? विलुप्त प्रजातियां, विलुप्त प्रजातियां, एक्सटिंक्ट कैटेगरी, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि ऐसी प्रजातियां जिनके कोई भी जीव अब पृथ्वी पर जीवित नहीं बचा है, ये पूरी तरह से समाप्त हो चुके हैं। ऐसी प्रजातियां, ऐसी प्रजातियां जिनका कोई भी जीव अब पृथ्वी पर नहीं बचा है, जिनका कोई भी जीव अब पृथ्वी पर जीवित नहीं है।
अब पृथ्वी पर जीवित नहीं है। ठीक है, तो और अगर ऐसा कम माना जाएगा कि अब ये है, तो पिछले 50 सालों से ये ना दिखे हों। ठीक है, अगर ये पिछले 50 सालों से ना दिखे हों तो ऐसा माना जाता है कि अब ये जीव विलुप्त हो चुके हैं, अब ये जीव विलुप्त हो चुके हैं। ठीक है, तो दूसरा ऐसे ही क्या है हमारा, एक तरह से वन्य जीव से विलुप्त प्रजाति, वन्य जीव से विलुप्त प्रजाति। विलुप्त प्रजाति, ठीक है, इसमें क्या आते हैं, ऐसे प्रजाति जिनके कुछ जीव सिर्फ चिड़ियाघरों में बचे हैं, बाकी जगह कहीं नहीं देखने को मिलते, जंगल वगैरह में नहीं मिलेंगे। मतलब सिर्फ अब कहाँ मिलेंगे, ये चिड़ियाघरों में, सिर्फ चिड़ियाघरों में मिलेंगे, सिर्फ चिड़ियाघर में मिलेंगे और जंगल में नहीं मिलेंगे। और अगर हम बात करें जंगलों की या वनों की, तो वहाँ जंगल या वनों में ये नहीं मिलते हैं, वनों में अब समाप्त हो चुके नहीं मिलते हैं। ठीक है, मिलेंगे। उसके बाद में थर्ड हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, अत्यधिक संकटग्रस्त प्रजाति। ठीक है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, अत्यधिक संकटग्रस्त प्रजातियां, अत्यधिक संकटग्रस्त प्रजातियां। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसमें से कुछ कंडीशंस हैं, अगर उनमें से इन कंडीशनों को कोई एक कंडीशन भी फुलफिल होती है तो उसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड में माना जाता है। तो जैसे एक कंडीशन क्या होती है कि लास्ट 10 ईयर्स में, लास्ट के जो 10 ईयर है, पिछले जो 10 साल हैं, उसमें से इनकी प्रजाति की संख्या 90% तक से कम हो गई है, 90% से कम हो गई हो। ठीक है, पिछले 10 सालों में अगर इनकी संख्या 90% से कम हो गई है, ठीक है, तो उसको किस में डालेंगे हम, इन क्रिटिकली इंडेंजर्ड की तरह से। ठीक है, और अगर उनकी जो एडल्ट पॉपुलेशन वयस्क आबादी में सिर्फ नंबर में 50 वो बचे हैं, वयस्क आबादी में सिर्फ 50 बचे हैं, अगर 50 बचे हैं नंबर में, तो भी हम क्या कहेंगे, उसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड में मानेंगे। ठीक है, और थर्ड कंडीशन ये है कि उनके विलुप्त होने का बहुत ज़्यादा खतरा है, तो इनमें से अगर कोई भी एक कंडीशन, ऐसा नहीं कि तीनों ये सेटिस्फाई हो या 2 सेटिस्फाई हो, ऐसा नहीं है, कोई एक भी अगर सेटिस्फाई हुआ तो हमारा काम होगा इसको हम अत्यधिक संकटग्रस्त प्रजाति में डालें। ठीक है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड में। और इसको किस तरह के पेज पे शो करते थे हम लोग, इसको हम लोग पिंक कलर, गुलाबी कलर में शो करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। चौथा एक हमारा है कौन सा, संकटग्रस्त प्रजाति। अब संकटग्रस्त के लिए भी ऐसी कंडीशन है, जैसे ऊपर में कंडीशन थी वैसे इसके लिए है कि 10, एक तो कंडीशन क्या है कि 10 सालों में वहाँ पे कितना था, 90%, यहाँ पे 70% तक कम हो गया हो। ठीक है, और वहाँ पे वयस्क जनसंख्या कितनी थी, वहाँ पे वयस्क संख्या 50 थी, यहाँ पे 250 हो। ठीक है, और वहाँ पे रिस्क बहुत ही ज़्यादा था, यहाँ हाई रिस्क है, और जबकि वहाँ पे तो एकदम एक्सट्रीम लेवल का रिस्क था। तो इस तरह की कंडीशन में हम किसको डालेंगे, इसको इंडेंजर्ड प्रजाति में डालेंगे। क्रिटिकली इंडेंजर्ड हमारा किस में जाएगा, अगर 90% से है तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड में जाएगा, और 70% है तो सिर्फ इंडेंजर्ड में जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं वल्नरेबल हम देखते हैं। उसके बाद अगला कौन सा है हमारा, वल्नरेबल, जो आसानी से जिसको नुकसान पहुंचाया जा सकता है ऐसे। ठीक है, सुभेद्र, तो इन्हें क्या है, आसानी से नुकसान पहुंचाया जा सकता है, बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं ये, आसानी से नुकसान पहुंचाया जा सकता है। ठीक है, और दूसरी चीज़
50% आबादी इनकी पिछले 10 सालों में 50% आबादी इनकी समाप्त हो गई हो, पिछले 10 वर्षों में समाप्त हो गई हो। वहाँ पे पहले 90 था, फिर 70 हुआ, 50 हो गया, में समाप्त हो गई हो। ठीक है। और उसके बाद इनकी एडल्ट पॉपुलेशन 50 से 250 हुआ था, यहाँ पे 10,000, यहाँ पे एडल्ट पॉपुलेशन वयस्क जनसंख्या 10,000 तक हो। ठीक है। और ये भी भाई रिस्क इनका भी हाई हो, पर पहले वाले से कम। इनमें से अगर कोई कंडीशन होती है तो उसमें वल्नरेबल में जाएगा। ठीक है। उसके बाद एक और होता है खतरे के नज़दीक, खतरे के नज़दीक। ऊपर जो हमने देखा वो किसी कैटेगरी में ना आए, ऊपर वाले किसी कैटेगरी में ना आ रहे हों, बट उनकी पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से कम हो रही हो। कैटेगरी में ना हो, ऊपर की में ना हो, बट पॉपुलेशन उनकी पॉपुलेशन तेज़ी से कम हो रही हो, तेज़ी से कम हो रही हो, तो उसको हम खतरे के नज़दीक में उसको डालेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम, एक और हम देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है। उसमें क्या है हमारा, न्यूनतम ध्यान देने वाले, जो लीस्ट कंसर्न जिनको ज़रूरत हो, न्यूनतम ध्यान देने योग्य। न्यूनतम ध्यान देने में क्या होगा, जब जनसंख्या उनकी पर्याप्त हो, पर्याप्त जनसंख्या है तो कोई दिक्कत नहीं है, सब सही चल रहा है, जनसंख्या पर्याप्त हो। एक है दुर्लभ, उसके बाद दुर्लभ प्रजाति या विरली प्रजाति भी इसको कह दिया जाता है। ठीक है। जो किसी निश्चित भूभाग पर ही मिलती है, हर जगह नहीं मिले, निश्चित भूभाग पर मिलते हैं ये, निश्चित सीमित, जो भी कह लीजिए, सीमित भूभाग पर ही प्राप्त होते हैं, पर ही मिलते हैं। और एक होता है हमारा जानकारी अपर्याप्त, जिनके बारे में बहुत ज़्यादा हमको जानकारी नहीं है। तो ये 9 कैटेगरी होती हैं। जानकारी अपर्याप्त, ये हमारी क्या होती हैं, 9 कैटेगरी होती है जिनके बारे में पूरी जानकारी नहीं होती है। तो ये हमारा क्या हो गया, IUCN का रेड डाटा बुक के विषय में हो गया। ठीक है। अब ऐसे ही हम कुछ क्या देखते हैं, कुछ इंटरनेशनल समिट्स जो हुए हैं उनके विषय में हम देख लेते हैं। उनके विषय में हम देख लेते हैं कि हमारे कुछ जो इंटरनेशनल समिट्स हुए हैं, जैसे कि हमारा कार्टेजेना प्रोटोकॉल हो गया और नगोया प्रोटोकॉल है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, और समिट क्या है, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा, जैव विविधता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, जैव विविधता पर सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, जैव विविधता पर सम्मेलन, पर सम्मेलन। तो अगर हम बात करें कि जैव विविधता पर सबसे पहला सम्मेलन अगर हम बात करें तो उसको किसने ऑर्गेनाइज़ कराया था, उसको ऑर्गेनाइज़ कराया था UNEP ने। ठीक है। उसको UNEP ने कराया था। ठीक है। और ये किस नाम से जाना जाता है, अर्थ समिट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, अर्थ समिट के नाम से जाना जाता है। और कहाँ पे हुआ था ये हुआ था रियो डी जनेरियो में, ब्राज़ील में, रियो डी जनेरियो में, इसलिए इसको रियो समिट के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए इसको रियो समिट के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ पे है, ब्राज़ील। ठीक है। और कब हुआ था ये, 1992 में हुआ था। तो ये जो अर्थ समिट हुआ था, यहाँ पे जैव विविधता के बारे में बात की गई थी, मरुस्थलीकरण रोकने की बात की गई थी, क्लाइमेट सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई थी। तो इसी में से एक टॉपिक क्या हुआ, मतलब ये जो समिट हुआ, अर्थ समिट, इसमें टोटल 3 बातें हुई थी, 3 विषयों पर। एक हुआ था हमारा किस पे, क्लाइमेट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जलवायु का सतत विकास, क्लाइमेट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है। एक तो हमारा ये हुआ था, एक इस विषय पे हुआ था। दूसरा हुआ था हमारा मरुस्थलीकरण को रोकना, मरुस्थलीकरण को रोकना। इसका लास्ट ईयर अभी नोएडा में भी इसकी बैठक हुई थी, रोकना मरुस्थलीकरण की। ठीक है। और थर्ड हमारा था जैव विविधता पर, जैव विविधता पर, 3 विषय पर।
ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो पहला, अगर हम समिट की बात करते हैं, अगर हम पहले समिट की बात करते हैं कि जैव विविधता पर पहला सम्मेलन कब हुआ, तो वो कब हुआ था, अर्थ समिट था 1992 में। तो इस सम्मेलन में क्या किया गया कि जैव विविधता को परिभाषित किया गया, जैव विविधता को परिभाषित किया गया, को परिभाषित किया गया, ठीक है, परिभाषित किया गया। और साथ ही क्या किया गया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैव विविधता में जागरूकता लाने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही एक वचन लिया गया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैव विविधता के संबंध में जागरूकता लाई जाएगी, विषय पर जागरूकता बढ़ाई जाएगी, ठीक है। एक तो ये दो चीज़ें हुई। साथ ही ये भी कहा गया कि प्रत्येक 2 वर्ष पर, कितने वर्ष पर, 2 वर्ष पर, प्रत्येक 2 वर्ष पर जैव विविधता के लिए सम्मेलन होगा, 2 वर्ष पर जैव विविधता के लिए सम्मेलन होगा। तब से आज तक होता आ रहा है, के लिए सम्मेलन। और अगर बात करें जाए तो इसको क्या बोलते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ बोलते हैं, COP। और इसका जो पहला फिर हुआ 1992 के बाद में 94 से पहला शुरू हो गया, ठीक है। और बाद में ये COP जो था ये बन गया MOP, ठीक है, MOP, क्योंकि पहले ये क्या था, कॉन्फ्रेंस था, बाद में ये मिनिस्ट्री ऑफ पार्टीज़ हो गया। क्योंकि ये जब ये क्या हुआ कि इसको एक्सेप्ट कर लिया गया, तो उसके बाद यहाँ पे मिनिस्ट्रियल लेवल की बातें होने लगी, तो फिर एक्सेप्ट करने के बाद में ये MOP बन गया COP से, ठीक है। लेकिन जनरल भाषा में अभी भी COP ही कहा जाता है। तो आइए कुछ ऐसे ही बातों को हम बात कर लेते हैं। देखिए, एक शब्द अक्सर हम लोग सुनते होंगे, प्रोटोकॉल। क्या सुनते हैं, प्रोटोकॉल। चलिए, अच्छी बात है। एक दूसरा हम सुनते हैं एग्रीमेंट, ठीक है। और एक हम सुनते हैं ट्रीटी, क्या ये तीनों एक हैं या इसमें क्या कुछ अंतर है, उसको आइए हम देखते हैं, कि किस तरीके से इनमें क्या क्या अंतर हैं। तो जैसे कि अगर हम प्रोटोकॉल की बात करते हैं, तो एक चीज़ इसमें सबसे मेन चीज़ होती है कि इसमें कोई कानूनी कार्यवाही नहीं होती है, ठीक है। प्रोटोकॉल में कोई कानूनी कार्यवाही नहीं है, ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें भी ऐसी ही कंडीशन है, कोई कानूनी कार्यवाही नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर लिखित में दिया है, बात नहीं माना, तो क्या करते हैं, इसको सिर्फ क्रिटिसाइज़ करते हैं। क्रिटिसाइज़ करते हैं, ठीक है। और बैन वगैरह कुछ नहीं होता है। और ट्रीटी की अगर हम बात करें तो इसमें लीगल कंडीशन होती है, एक तरह से बाध्यता होती है। मेन तो इसमें ये डिफरेंस हुआ, ठीक है। और इसमें क्या होता है, कानूनी कार्रवाई तो नहीं होता है लोगों पर, लेकिन कंडीशन को फुलफ़िल करने का दबाव रहता है, होता है, ठीक है। और इस तरीके की उसमें होती है। और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें क्या कर सकते हैं, सिर्फ आलोचना कर सकते हैं, उससे ज़्यादा उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। और ये एग्रीमेंट तो सबसे वीक होता है, ये। इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, थोड़ा सा क्रिटिसाइज़ कर दोगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। ये एक तरह से सबसे वीक होता है, कभी भी कोई बाहर चला जाता है, ठीक है। जैसे कि पेरिस एग्रीमेंट की अगर हम बात करें तो ऐसे ही उसमें कहानी हुई, ट्रम्प साहब बिल्कुल ही आप बाहरी हो जाते हैं बार, ठीक है। बाद में फिर उसको अलग अलग चीज़ें आती हैं। और इसमें क्या होता है, ये सबसे कठोर होता है। लीगल बाइंडिंग है तो सबसे कठोर होगा ही, तो ये हमारा हो गया किसके बारे में, कि प्रोटोकॉल, एग्रीमेंट और ट्रीटी क्या होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे अपने कि जो हमारा कुछ, जैसे हमारा नगोया प्रोटोकॉल है, कार्टेजेना प्रोटोकॉल है,
और साइट्स होता है, आर्ची बायोडाइवर्सिटी टारगेट जो हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। और साथ ही हम देखेंगे कि जैव विविधता के लिए भारतीय प्रयास क्या क्या हैं, उन सभी विषयों पे हम बात करेंगे। आज के टॉपिक पे हम इतना ही रोकते हैं इसको। थैंक यू।